नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि अगर अचानक हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या होगा। हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि अगर सिर्फ पैसा आने की उम्मीद हो तो वो हमें कैसे बदल देती है। बिल्कुल। और इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही शानदार कहानी है, लॉटरी। हाँ। हम इस कहानी का इस्तेमाल एक केस स्टडी की तरह करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे सिर्फ दौलत का ख्याल हमारे रिश्तों को, हमारे सपनों को और यहाँ तक कि हमारे भगवान से रिश्ते को भी उलट-पुलट कर सकता है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना सुनाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के जरिए उस सच्चाई को उजागर करना है कि कैसे धन का वादा असल धन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हाँ, चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में दो दोस्त हैं। एक है हमारा कथावाचक, एक स्कूल मास्टर जो महीने के 20 रुपए कमाता है। बस 20 रुपए। और दूसरा है उसका दोस्त विक्रम, जिसके सपने बहुत बड़े हैं। विक्रम के परिवार में सबने लॉटरी का टिकट खरीदा है, लेकिन उसे लगता है कि अगर किसी और के नाम पैसा आया तो उसे खैरात में कुछ हजार मिल जाएंगे। हाँ, जो उसे मंजूर नहीं। वो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। और उसके सपने वाकई बहुत बड़े हैं। उसे पेरू, ब्राजील, टिम्बकटू घूमना है। दुनिया देखनी है उसे। दुनिया देखनी है, वहाँ के रीति रिवाजों पर एक ग्रंथ लिखना है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनानी है। मतलब ये सिर्फ पैसे का लालच नहीं है। नहीं, इसमें एक आत्मसम्मान की भावना है, एक अपनी पहचान बनाने की इच्छा है। वो अपने परिवार की आर्थिक छाया से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। 10 लाख के सपने देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदना है, और वो भी उनके पास नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। तो वे एक जुगाड़ लगाते हैं। अपनी पुरानी स्कूल की किताबें, जिन्हें दीमक खा रही थी, कबाड़ी को बेच देते हैं। अच्छा। 40 रुपए की किताबें सिर्फ 10 रुपए में बिकती हैं, लेकिन वे इतने खुश हैं मानो कोई खजाना मिल गया हो। और यहीं से आप देखिए कहानी का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। बिल्कुल। क्योंकि ये वो 10 रुपए हैं जिस पर किसी का हक नहीं है। ये हवा के पैसे हैं, और इसीलिए इससे देखे जाने वाले सपने भी हवा में ही बनने शुरू हो जाते हैं। और पैसे मिलने की कल्पना के साथ ही दोनों दोस्तों में बहस शुरू हो जाती है। विक्रम तो अपनी विश्व यात्रा के लिए 3.5 लाख का बजट बना लेता है। और कथावाचक बेचारा अपनी जिम्मेदारियों में फंसा है। 2 बहनों की शादी, 2 भाइयों की पढ़ाई, एक नया मकान। तो ये कहानी का पहला मोड़ है जहाँ दोस्ती के ऊपर व्यक्तिगत जरूरतें, मतलब असल जिंदगी की जरूरतें हावी होने लगती हैं। सही कहा। बड़े आदर्शवादी सपने और जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच का टकराव साफ दिखाई देता है। और फिर उनकी योजनाओं में एक और बड़ा बदलाव आता है। वो बड़े सपनों को छोड़कर एक बहुत ही व्यावहारिक, बल्कि कहूँ तो चालाकी भरा फैसला करते हैं। क्या? वे मिलकर लेन देन का कारोबार शुरू करेंगे, साहूकारी का। अच्छा, मतलब दुनिया घूमने का सपना साहूकारी में बदल गया। हाँ, और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। जो इंसान पूरी दुनिया घूमकर एक ग्रंथ लिखना चाहता था, वो अचानक ब्याज पर पैसे देने वाला साहूकार क्यों बनना चाहता है? क्या उसका सपना इतना खोखला था? ये एक शानदार सवाल है। मुझे नहीं लगता कि उसका सपना खोखला था, लेकिन ये पैसे की सोच का पहला असर है। जैसे ही काल्पनिक 10 लाख रुपए उनके दिमाग में आते हैं ना, उनका नजरिया आदर्शवाद से हटकर व्यावहारिकता की ओर चला जाता है। और ये व्यावहारिकता बड़ी बेरहम है। दुनिया घूमने में पैसा खर्च होता है, जबकि साहूकारी में पैसा और बढ़ता है। मतलब पैसा आते ही बनाने या खोजने की सोच, बढ़ाने की सोच में बदल जाती है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी तय किया कि वो सिर्फ जायदाद गिरवी रखकर ही पैसा देंगे, किसी के भरोसे पर नहीं। सोचिए, पैसा अभी आया नहीं है, लेकिन दूसरों पर अविश्वास पहले ही आ गया है। उनके सपनों का पतन यहीं से शुरू हो जाता है। तो उनके सपने तो बदल गए, लेकिन अभी भी वो एक टीम थे। हाँ, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत जल्दी मैं और तुम में बदल देता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से सवाल से, टिकट पर नाम किसका होगा? और ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। विक्रम तुरंत कहता है कि नाम उसी का होगा। दोस्ती की बराबरी का ख्याल यहाँ खत्म। बिल्कुल खत्म। कथावाचक को ये बात चुभती है, लेकिन वो मान जाता है, और यहीं से उसके मन में शक का वो कीड़ा घुस जाता है, जो आखिर तक उसे खाता रहता है। हाँ, उसे डर लगने लगता है कि अगर लॉटरी निकल आई तो विक्रम उसे हिस्सा देने से मुकर सकता है। और विक्रम इस आग में घी डालने का काम करता है। वो मजाक में कहता है, मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। अरे बाप रे। ये सुनते ही कथावाचक का खून सूख जाता है। वो तुरंत कहता है कि लिखा पढ़ी कर लेते हैं, लेकिन विक्रम टाल देता है। हाँ, कभी कोर्ट फीस का बहाना बनाकर तो कभी इसे फिजूल बताकर टाल देता है। यहाँ प्रेमचंद मानवीय मनोविज्ञान की एक गहरी नस पकड़ते हैं। दोस्ती भरोसे पर चलती है, लेकिन पैसा सबूत मांगता है। सही बात है। जैसे ही पैसे की संभावना आती है, भरोसे की अहमियत कम हो जाती है और कानूनी दांवपेच की अहमियत बढ़ जाती है। विक्रम का लिखापढ़ी से बचना इस बात का साफ संकेत है कि उसकी नीयत में खोट आ चुका है, भले ही वो इसे मजाक का जामा पहना रहा हो। और ये अविश्वास सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहता। ये जहर विक्रम के परिवार में भी फैल जाता है। हाँ,
उसके पिता बड़े ठाकुर और चाचा छोटे ठाकुर, जो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते थे, अब जानी दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर लॉटरी का पैसा किसी एक के नाम आया तो वो उसकी निजी संपत्ति होगी या पूरे संयुक्त परिवार की? बड़े ठाकुर का तर्क सुनने लायक है। वो कहते हैं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सम्मिलित परिवार नहीं। ये तो कमाल का तर्क है। मतलब जिम्मेदारी निजी है लेकिन फायदा सबका होना चाहिए। ये कैसे चलेगा? यही तो पैसे का तर्क है। वो दशकों पुराने पारिवारिक रिश्तों और रिवाजों को एक झटके में तोड़ देता है। सही में। जो भाई कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, वो अब आंखें तरेर रहे हैं, मुट्ठियां भींच रहे हैं। पैसा आने की उम्मीद ने ही उनके सालों पुराने रिश्ते को खोखला कर दिया है। तो अब तक हमने देखा कि उनके सपने बदल गए, उनकी दोस्ती में दरार आ गई और उनका परिवार टूटने की कगार पर है। हाँ। लेकिन कहानी का सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा तो अब शुरू होता है, यानी आस्था और भगवान के साथ उनका रिश्ता। हाँ, जो परिवार पहले धर्म कर्म का मजाक उड़ाता था और काफी हद तक नास्तिक था, वो अचानक घोर आस्तिक बन जाता है। हाँ, विक्रम के पिता गंगा स्नान करने लगते हैं, चाचा चींटियों को आटा खिलाते हैं और माँ तो पूरी तपस्विनी बन जाती हैं। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ स्वार्थ कह सकते हैं, या ये एक तरह की मानवीय कमजोरी है कि जब हम बेबस होते हैं तो किसी भी सहारे को पकड़ने की कोशिश करते हैं? ये बहुत अच्छा नुक्ता है। ये सिर्फ स्वार्थ नहीं है, ये मोटिवेटेड रीजनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। परिवार अचानक इसलिए आस्तिक नहीं हो गया कि उन्हें भगवान मिल गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक वजह चाहिए थी ये मानने के लिए कि वही जीतेंगे। उनका विश्वास उनकी इच्छा का नतीजा था, कारण नहीं। मतलब मैं पूजा कर रही हूँ इसलिए भगवान मुझे ही जिताएंगे। ये एक तरह का सौदा है, भक्ति नहीं। बिल्कुल, ये आस्था का लेन देन है। वे भगवान की पूजा नहीं कर रहे, वे भगवान को अपनी जीत के लिए मना रहे हैं, या यूं कहें कि रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कथावाचक इस पर सोचता भी है कि हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है, और इस ट्रांजैक्शनल फेथ का सबसे चरम और मजेदार रूप है झक्कड़ बाबा। हाँ, झक्कड़ बाबा, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। एक साधु जिसका आशीर्वाद देने का तरीका है पत्थर मारना। बड़ा भाई प्रकाश वहां जाता है और डटा रहता है। वो घर लौटता है तो उसका सिर फूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, कपड़े खून से लथपथ हैं। लेकिन वो बेहद खुश है। हाँ, बेहद खुश। ये तो कमाल का पागलपन है। मतलब कोई अपना सिर फुड़वाकर कैसे खुश हो सकता है? ये दिखाता है कि उम्मीद इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। बिल्कुल। वो कहता है चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। ये एक तरह का कन्फर्मेशन बायस है। प्रकाश ने एक कीमत चुकाई है, अपने खून और टूटी हड्डियों की। हाँ। अब उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी उसे इनाम न मिले। वो अपनी चोट को अपनी जीत की गारंटी मान लेता है। और पूरा परिवार भी यही सोचता है कि 10 लाख के लिए इतनी चोट तो सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा। और फिर आता है फैसले का दिन, जिसे कहानी में कत्ल की रात कहा गया है। घर में तनाव का माहौल है, हर कोई पूजा पाठ में लगा है। और फिर विक्रम डाकखाने से साइकिल पर लौटा है, मुस्कुराता हुआ। और उस एक मुस्कुराहट से पूरे घर को यकीन हो जाता है कि लॉटरी लग गई है। हाँ, जश्न शुरू हो जाता है। कोई राजा रामचंद्र की जय बोलता है, कोई हनुमान जी की जय। और प्रकाश टूटे हाथ से तालियां बजाता हुआ चिल्लाता है, दुहाई झक्कड़ बाबा की। हर कोई अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की जीत का श्रेय लेने लगता है। और इसी जश्न के बीच विक्रम वो बम फोड़ता है जिसका सबको इंतजार था। वो कहता है, इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हबशी का नाम आ गया। इसके बाद जो होता है वो देखने लायक है। पल भर में सबकी आस्था गहरे गुस्से में बदल जाती है। हाँ। बड़े ठाकुर तुरंत मंदिर जाके पुजारी को नौकरी से निकाल देते हैं कि तुम हराम का माल खाते हो। और प्रकाश, जिसे झक्कड़ बाबा पर अटूट विश्वास था, वो अपना मोटा सोटा उठाकर बाबा की मरम्मत करने चल देता है। अरे बाप रे। और माँ का बयान तो सबसे बेहतरीन है। वो कहती हैं, सभी ने बेईमानी की है। ये कमाल की बात है। कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी पूजा में कमी रह गई या शायद भगवान की मर्जी नहीं थी। नहीं, पुजारी बेईमान है, झक्कड़ बाबा धोखेबाज हैं, और लॉटरी वालों ने तो बेईमानी की ही है। ये असफलता को बाहर थोपने का क्लासिक उदाहरण है। ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि हमारी आस्था या हमारी कोशिशें गलत थीं। हाँ, इससे कहीं ज्यादा आसान ये मानना है कि पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश की है। सही कहा। उनकी आस्था उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी, क्योंकि वो कभी सच्ची थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक सौदा था जो हुआ नहीं। कहानी का अंत दोनों दोस्तों की बातचीत से होता है। विक्रम बताता है कि वो डाकखाने के बाहर हजारों की भीड़ और उनकी बेवकूफी देखकर हंस रहा था। उसे समझ आ गया था कि जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर कथावाचक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछता है, मगर सच बताना, तुम्हारा
तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? और विक्रम का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो कहता है, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो। ये एक ऐसा जवाब है जो कुछ भी साफ नहीं करता लेकिन सब कुछ कह देता है। सब कुछ कह देता है। वो ना तो हाँ कहता है, नहीं ना। वो बस इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उन दोनों के बीच अब एक ऐसा पर्दा गिर चुका है जिसे कभी उठाया नहीं जा सकता। अगर वो कह देता नहीं, मेरी नीयत खराब नहीं हुई थी, तो शायद कथावाचक को तसल्ली हो जाती, और अगर वो कहता हाँ हुई थी तो शायद लड़ाई हो जाती। लेकिन ये जवाब उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए अनिश्चितता में छोड़ देता है। बिल्कुल। ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि उनके रिश्ते में जो दरार आई थी वो अब कभी नहीं भर सकती। पर्दा ढका रहने देना ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि सच शायद इतना बदसूरत है कि दोनों उसे झेल नहीं पाएंगे। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये नहीं है कि लॉटरी कौन जीता या हारा, नहीं, बल्कि ये है कि सिर्फ जीतने की उम्मीद ने इन लोगों के असली चरित्र को कैसे बेनकाब कर दिया। इसने दिखाया कि हमारे रिश्ते, हमारा ईमान और हमारी आस्था कितने कमजोर हो सकते हैं जब लालच उन पर हावी हो जाता है। ये कहानी एक तरह का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट। इसने हर किरदार को पैसे की संभावना के एसिड में डुबोया और उनका असली रंग दुनिया के सामने ला दिया। दोस्त, भाई, भक्त, हर कोई स्वार्थ के आईने में अपनी असलियत दिखा गया। प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम पैसे के लिए दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। और ये सब बिना एक पैसा हताए होता है। हाँ, सिर्फ उम्मीद पर। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ पैसे का ख्याल ही हमारे रिश्तों और विश्वासों को इतनी आसानी से हिला सकता है, तो क्या ये रिश्ते और विश्वास वाकई इतने मजबूत हैं जितना हम उन्हें समझते हैं? या वे सिर्फ हमारी परिस्थितियों का एक आईना है जो हालात बदलते ही बदल जाते हैं?